हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 58। तो यहाँ पे हम डिसीजन ट्रीज के एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि जैसे कि एग्जीक्यूट एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, उनका इम्प्लीमेंटेशन और फाइनली डिसीजन ट्री को न्यूरल नेटवर्क के साथ कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। तो क्या होता है कि जो भी हमारा डिसीजन ट्री जो हम हमारे इनपुट डेटा पे बनाते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होता है टू गिवन डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो हो सकता है कि एक एग्जाम्पल का चेंज भी पूरे हमारे ट्री स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो 10 एग्जाम्पल्स वाला इनपुट डेटा सेट है और वहाँ पे एक एग्जाम्पल का विस्कर प्रेजेंट है, अगर हमने बस उसको मॉडिफाई किया तो अपसेंट, तो हो सकता है कि हमारा जो भी रूट था फ्रॉम ईयर शेप वो चेंज हो जाएगा टू विस्कर। तो यानी बस एक डेटा पॉइंट के एक फीचर चेंज के लिए भी हमारा पूरा एंटायर डिसीजन ट्री चेंज हो जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि ट्री एनसेबल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाते हैं फॉर गिवन डेटा सेट। ठीक है, और फिर जब हमारे पास नया डेटा पॉइंट आएगा तो फिर हम वो सभी ट्रीज पे उसको टेस्ट करेंगे और जो भी हमारे आउटपुट आएंगे उसका बेसिकली मेजॉरिटी वोट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो भी 10 डेटा ट्रेनिंग एग्जांपल का एग्जांपल है उसमें से हमने ऐसे 3 ट्रीज बना दिए डिसीजन ट्री। ठीक है, और फिर हमारे पास नया डेटा पॉइंट आया से जिसका ईयर शेप पॉइंटी है और फेस शेप राउंड है। ठीक है, तो फिर हम उसको देखना चाहते हैं कि वो कैट है कि नॉन कैट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आप पहले ये ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो से ईयर शेप पॉइंटी, फेस शेप राउंड, तो हमें कैट मिला। सिमिलरली हम फिर सेकंड ट्री पे जाएंगे तो से फेस शेप राउंड यहाँ पे आ गया और से ईयर शेप पॉइंटी यहाँ पे आ गया, तो नॉन कैट मिला। ठीक है, और से उसका और से कि उसके लिए विस्कर अपसेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए और से अगर ईयर शेप पॉइंट है तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो फिर हमें कैट मिला। ठीक है, तो अभी हमने नए डेटा पॉइंट को ये तीनों जो भी हमारे डिसीजन ट्रीज हमने बनाए हैं तो उस पर टेस्ट किया तो हमें 1+1 2 कैट मिला और एक नॉन कैट मिला। ठीक है, तो 2 कैट और एक नॉन कैट, तो हमारा मेजॉरिटी वोट क्या हो गया, कैट का। तो इसलिए अभी हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि जो भी हमारा नया टेस्ट डेटा पॉइंट है वो एज ए कैट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम इस तरह से मल्टीपल डिसीजन ट्री एक गिवन डेटा सेट पे किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो अंडर द हुड टेक्निक यूज़ होता है वो है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा कि गिवन डेटा सेट से एक नया ट्रेनिंग डेटा सेट बनाए। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है, उससे हम मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें से पहले हम एग्जाम्पल को पिक करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे आउटपुट में लिखेंगे, फिर उसको बैक में पुट कर देंगे, यानी हमारे गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट फिर से बैक हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे अनदर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पिक करते हैं एंड सो ऑन, और फिर हम ऐसे m टाइम्स रिपीट करेंगे ताकि हमें नया ट्रेनिंग सेट मिलेगा जिसमें बेसिकली m नए ट्रेनिंग सेट एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो एक हमारे पास से इस तरह से एक बैग है, इमेजिनरी बैग, और से इसमें इस तरह से 4 डेटा पॉइंट्स है, तो ये आपका एक ट्रेनिंग सेट है। ठीक है, तो इससे अभी यूजिंग सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट हम किस तरह से नया ट्रेनिंग सेट बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, से पहले मैंने कुछ पिक किया तो से मुझे स्टार मिला। ठीक है, तो मेरे पास स्टार आ गया। ठीक है, फिर मैं स्टार को फिर से ये बैग में पुट कर दूंगा और फिर से इनमें से कोई चूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो उसे अभी मुझे इस तरह से रेड 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 मिल गया। ठीक है, रेड सर्कल, और से फिर उसको मैं बैक करूँगा और फिर से मैं उसको से सिलेक्ट करूँगा, से मुझे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल मिला, उसको बैक करूँगा और फिर से पिक करूँगा, से अगेन मुझे ट्रायंगल मिला। ठीक है, तो हमारा एक ओरिजिनल डेटा सेट ये था। अभी हमें नया डेटा सेट मिला तो जिसमें क्या है कि एक स्टार है, एक राउंड है और 2 ट्रायंगल है। ठीक है, विच इज़ डिफरेंट देन हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट। तो ये हमारा एक नया ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया। तो ये प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे, हो सके नेक्स्ट टाइम हमें चारों मिले, या हो सकता है नेक्स्ट टाइम सिर्फ हमें सर्कल्स और सिर्फ ट्रायंगल्स मिले एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से एक ही ट्रेनिंग डेटा सेट से, ये सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से हमारे पास नए नए ट्रेनिंग डेटा सेट आ गए। से फॉर एग्जांपल हमने 3 बार ट्राई किया, हमारे पास 3 नए ट्रेनिंग सेट आ गए, और फिर हम इंडिविजुअली इस पे ट्री एक बनाएंगे, इस पे एक ट्री बनाएंगे, इस पे एक ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ से मुझे एक डिसीजन ट्री 1 मिला, ये यहाँ से मुझे डिसीजन ट्री T2 मिला, और से फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे डिसीजन ट्री T3 मिला जो हमने, और से अगर हमारे पास नया डेटा पॉइंट आता है तो हम इन तीनों पे टेस्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, ठीक है। लेकिन इस तरह से कि यूजिंग सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट हम पहले तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेट है उससे नया ट्रेनिंग सेट बनाएंगे, तो उसके पे ट्रेन करके हमारे पास नया ट्री आएगा। तो इस तरह से अगर हम से अगर 3 बार करते हैं तो हमारे पास 3 नए ट्रेनिंग सेट्स है, इसलिए हमारे पास 3 नए ट्रीज़ है, और फिर जो भी नया डेटा पॉइंट आएगा उसको हम तीनों पे टेस्ट करके मेजॉरिटी वोट लेंगे, ठीक है। तो अगेन वही कंसेप्ट कि अगर हम इस सेम डेटा को अगर 4 बार ट्राई करते हैं तो उससे हमारे पास इस तरह से डिफरेंट 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सेम आउटपुट नहीं आएगा या सभी में सेम वैल्यूज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। जो भी हम पिक कर रहे हैं उसको फिर से बैक कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा आउटपुट में कुछ भी आ सकता है, राइट। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वही है हमारा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। तो वहाँ पे हम सेम स्टेप करते हैं कि हमारा से ट्रेनिंग सेट, इनपुट ट्रेनिंग सेट एम साइज़ का है, ठीक है, और से हमको बी ट्रीज चाहिए, कैपिटल बी। तो वो हम उतने टाइम्स ये स्टेप रिपीट करेंगे। तो उसमें क्या करें, एक नया ट्रेनिंग डेटा सेट बना रहे यूजिंग सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, ठीक है। और फिर उस पर ट्रेन करके हमारे पास नया डिसीजन ट्री आ गया, फिर से हम ये रिपीट करेंगे, फिर से हमारे पास नया ट्रेनिंग सेट आएगा, हमारे पास नया डिसीजन ट्री आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास बी नए डिसीजन ट्रीज आएंगे, ठीक है। तो फिर फाइनली जो भी नया डेटा पॉइंट के लिए हम मेजॉरिटी वोट करेंगे। तो जो भी हमने एल्गोरिदम या स्टेप्स डिस्कस किए वही है हमारा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट में एक चीज़ हो सकती है कि जब भी हम इस तरह से सैम्पलिंग करते हो और से हमारा डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि हमें जो भी ट्रीज़ मिल रहे हैं ना तो वो सिमिलर ट्रीज़ मिले, हो सकता है उनका रूट हमेशा सेम हो जाए, या अगर नहीं भी है तो भी से ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक नया ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कि रैंडमाइज फीचर चॉइस, जो बेसिकली हमारा रैंडम फॉरेस्ट के लिए एक एडवांसमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं ना, तो एट गिवन डेटा पॉइंट या एट गिवन पॉइंट जब भी हमको नया फीचर सिलेक्ट करना है तो अभी हम नए ऑल द फीचर्स पे वर्क नहीं करेंगे। तो जो भी हमारे फीचर्स अवेलेबल है उसमें से एक स्मॉल सबसेट लेंगे, से उसको हम कहते हैं के, और फिर उसमें से एक हमारा फीचर चूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट में मेरे लिए अगर हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए 3 चॉइसेस है, राइट, कि ईयर शेप, फेस शेप या विस्कर प्रेजेंट या एब्सेंट, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल मैं पहली बार से तीनों में से चूज़ करता हूँ और मुझे कुछ इस तरह से ट्री मिला कि जिसमें ईयर शेप बेसिकली मेरा रूट है, ठीक है। तो फिर हमने सैम्पलिंग से हमने नया ट्रेनिंग डेटा सेट बनाया, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि 3 में से मुझे सिर्फ दो ही बेसिकली फीचर्स चूज़ करना है, ठीक है। तो से मैं k इज़ इक्वल टू 2 देता हूँ, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि 3 में से जो भी मैंने फीचर सिलेक्ट किए वो हो गया कि फेस शेप एंड विस्कर। तो अभी जब नया हम ट्री बना रहे हैं तो उसके रूट में आइदर फेस शेप आएगा या विस्कर आएगा, से हम फॉर एग्जांपल कि फेस शेप आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो थर्ड टाइम से हमने कंडीशन सेम लगाया और से हमारे पास विस्कर आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से कि जब भी हम एट गिवन पॉइंट अगर हम लिमिटेशन दे रहे हैं तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं सम ऑफ द फीचर्स को, राइट। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट ट्री स्ट्रक्चर्स आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईयर शेप आ गया, फिर यहाँ पे ईयर शेप ही एक्सक्लूड हो गया तो वो रूट हो ही नहीं सकता है, राइट। तो इसलिए हमारा रूट चेंज हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी रैंडमाइज फीचर चॉइस है वो हमें हेल्प करता है कि एक रैंडम टाइप के ट्री बनाने के यूजिंग हमारा अगेन रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि जो भी चेंजेस हो सकते हैं डेटा सेट में, ठीक है, क्योंकि हम फीचर पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कि हमने कुछ डेटा सेट के चेंजेस को हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोर रोबस्ट होंगे और मोर यूज़फुल होंगे, ठीक है। और जनरली जो भी हम के का साइज़ लेते हैं तो इट्स फॉर लार्ज डेटा सेट जनरली हम स्क्वायर रूट ऑफ n करते हैं। तो से अगर मेरे पास 100 फीचर की चॉइस है तो मैं उसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो बस मैं आउट ऑफ 10 फीचर
बेसिकली वो रूट पे सिलेक्ट करूँगा और फिर फर्दर प्रोसेस के लिए हम सिमिलर टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से रैंडमाइज फीचर चॉइसेस हमें एक रैंडम ट्रीज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, जो बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि जो भी हमारे डेटा सेट के चेंजेस है उसको रोबस्ट या इंटरनली हैंडल करने को, ठीक है। ओके, तो इनसेबल्स का और एक वेरिएंट है जो एक्सजी बूस्ट, जो बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। और ये काफ़ी यूज़फुल और पावरफुल एल्गोरिदम है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगेन हमारे पास से ट्रेनिंग सेट ऑफ साइज एम है और फिर हम पहले तो रैंडम बी ट्रीज बनाने चाहते हैं, ठीक है। तो रैंडम बी ट्रीज के लिए अगेन हम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये किस लिए यूज़ होता है, हमारे गिवन ट्रेनिंग सेट से नया ट्रेनिंग सेट बनाने में, ठीक है। लेकिन जब हम नया ट्रेनिंग सेट बना रहे हैं ना, तो जनरली हमने जो पहले डिस्कस किया है कि हमने पहले तो हमारे पास से एक इमेजिनरी बैग है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेट है, हम एक पिक करते हैं, फिर उसको बैक पुट करते हैं, फिर से नया पिक करते हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी एक एग्जाम्पल को पिक करने की, तो वो कितने 1/m, कि अगर हमारे पास m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है तो 1/m रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्जी बूस्ट में क्या होता है कि जो एग्जाम्पल को 1/m प्रोबेबिलिटी से हम चूज़ नहीं करते, लेकिन से हमने एक पहला ट्री बनाया, फिर हम वहाँ पे देखते कि उसमें से मिस क्लासीफाई कौन से हो गए या गलत प्रेडिक्शन कौन से हो गए। तो जो भी गलत हो गए ना, तो वैसे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, यानी उसका प्रोबेबिलिटी टू पिकअप बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरे डिसीजन ट्रीज में बेसिकली वो चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो डेफिनेटली हम उसको चूज़ करेंगे। तो से अगेन वो मिस क्लासीफाई हो गया सेकंड टाइम भी, तो फिर से उसका हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। तो से हमारे पास पहला एक ट्री आ गया B1 में, इस तरह से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा से एक सेकंड ट्रेनिंग एग्जाम्पल फेल हो गया, ठीक है। तो फिर से हम ये सेकंड टाइम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हमारा नया डेटा सेट आ गया, फिर से हमने कुछ नया ट्री इस तरह से आ गया, ठीक है। और फिर से ये सेम एग्जांपल फिर से मिसक्लासीफाई हो गया, ठीक है। तो फिर अभी हम इसका प्रोबेबिलिटीज़ और बढ़ाएंगे। तो इसलिए जब भी हम नया ट्रेनिंग डेटा सेट बना रहे हैं तो इसका पिकअप होने का चांसेस डेफिनेटली हाई है, तो ये मोस्टली हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो पिकअप हो जाएगा। लेकिन जैसे हम 1 to B ट्रीज बनाते हैं, तो डेफिनेटली जब हमारा बी ट्रीज बनाते हैं तब तक हम डेफिनेटली इस पे लर्न कर जाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और फिर यहाँ पे वो करेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चेंज यही है कि जो भी मिस क्लासीफाइड एग्जाम्पल है हम उनको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट सेम है, सिंपल है। देखो कि अगर हम एक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा है, और पहले टाइम पे से हमने कुछ उसके 10% पोर्शन पे गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस कौन सा रहेगा, जो हमारा पोर्शन वीक है उस पर, ठीक है, ताकि हम बेटर हो जाए। नेक्स्ट टाइम से हम 5% पे अभी वीक है, तो अभी हम फोकस करेंगे कि वो 5% पे हम बेटर कैसे बन सकते हैं एंड सो ऑन। और फिर जब हम इस प्रोसेस रिपीट करते हैं तो इवेंचुअली हम वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम ट्रेन हो जाएंगे, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि जो मिसक्लासीफाई हो गया है या जहाँ जहाँ पे हमारा एल्गोरिदम पुअरली वर्क हो रहा है उसको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, उसको ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो फाइनली बेटर बन जाए, ठीक है। और जो भी ये एल्गोरिदम है एक्सजी बूस्ट, ये जैसे हम बात करें कि एक मोस्ट कॉमन और वेरी पावरफुल एल्गोरिदम है, ठीक है। उसका सेकंड एडवांटेज है कि इसका ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, तो और ये काफ़ी फास्ट है, तो काफ़ी फास्टली वो ट्रेन होता है। तो हम ओपन सोर्स से वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट अगर बड़ा भी है तो वो उस पर काफ़ी फास्ट ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी एल्गोरिदम है वो वहाँ पे उन्होंने स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के लिए जो भी डिफ़ॉल्ट क्राइटेरियाज दिया है, या जो भी स्प्लिटिंग स्टॉप करने के लिए क्राइटेरियाज दिया है, वो काफ़ी बेस्ट है। तो हमें इसलिए कुछ एडिशनल एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे ओवरफिटिंग को एड्रेस करने के लिए इनबिल्ट रेगुलराइजेशन भी काफ़ी अच्छे से दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल एल्गोरिदम है, ठीक है। तो जो भी मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर आपने कैगल जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया, अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे
जो भी जनरली जो भी विनर्स होते हैं तो आइदर वो न्यूरल नेटवर्क रहेंगे यानी डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स या XGBoost, ठीक है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स का जो भी रिकमेंडेशन का 1 मिलियन प्राइस का कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे जो भी विनर था वो XGBoost एल्गोरिदम था, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रैंडम फॉरेस्ट का ये और एक मोर एडवांस टेक्निक है और ये काफ़ी पावरफुल और यूज़फुल है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसका एक्चुअल में तो XGBoost को अगर हम एक्चुअल में स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना जाए तो वो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो इजीली अवेलेबल है, तो बस हम उसको इंपोर्ट करके रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस मैं ये 4 स्टेप में कर सकता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल मुझे अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए XGBoost यूज़ करना है तो कुछ नहीं, मुझे करना पड़ेगा कि फ्रॉम XGBoost इंपोर्ट XGB क्लासीफायर, ठीक है। तो हमारा क्लासीफायर इंपोर्ट हो गया, फिर उसका हम एक इंस्टेंस बनाएंगे मॉडल, उसको ट्रेन करने के लिए सेम कि मॉडल डॉट फिट, और फिर हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट देंगे और फिर एसोसिएटेड ट्रू लेबल्स, और फिर नए डेटा सेट से हमारा एक टेस्ट है उस पर प्रेडिक्ट करने के लिए जो भी हमारा मॉडल है डॉट प्रेडिक्ट। बस ये 4 लाइन से हमारा एक काफ़ी पावरफुल एक मशीन लर्निंग मॉडल बन जाएगा जो काफ़ी पावरफुल रहेगा, ठीक है। रिग्रेशन के लिए सेम, सिर्फ एक इंस्टेड ऑफ XGB क्लासीफायर जो भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो है XGB रिग्रेशर, बाकी चीज़ें सेम, ठीक है। लेकिन बस ये 4 लाइन से हमारे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और पावरफुल मशीन लर्निंग का टूल या मॉडल हो जाएगा, ठीक है, जो हम काफ़ी डिफरेंट डेटा सेट पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फाइनली लेट्स डिस्कस की डिसीजन ट्री कहाँ पे मोर यूज़फुल है, ठीक है। तो जब भी टैबुलर या स्ट्रक्चर डेटा सेट आएगा जैसे हमारे स्प्रेडशीट, तो वहाँ पे डिसीजन ट्री काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जब भी अनस्ट्रक्चर डेटा होगा कि जैसे टेक्स्ट, इमेजेस एंड सो ऑन, वीडियोज़, तो वहाँ पे उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है और वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है लेकिन डिसीजन ट्रीज का, से फॉर टैबुलर स्ट्रक्चर, एक तो काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपका डिसीजन ट्री काफ़ी छोटा है, ऐसे फ्यू फीचर्स है, तो हम उसको ह्यूमनली इंटरप्रिटेबल कर सकते हैं, राइट। इससे अगर मेरे पास ये सिंपल सा इस तरह से डिसीजन ट्री है, तो डेफिनेटली अगर मुझे नया टेस्टिंग डेटा सेट दिया है और उसके कुछ वैल्यू दिए और मुझे बोला गया कि इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करो, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। कि बस ये स्ट्रक्चर को देख के कि मैं आसानी से मैनुअली भी उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से डिसीजन ट्री एक काफ़ी पावरफुल एल्गोरिदम है और काफ़ी यूज़फुल है, और उसका जो भी XGBoost वेरिएंट है वो मोस्ट कॉमन चॉइस है, ठीक है। ओके, तो इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो वो टैबुलर और अनस्ट्रक्चर डेटा, यानी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा दोनों पे भी काफ़ी अच्छे से वर्क होता है। तो इनिशियली हम स्ट्रक्चर डेटा पे सुपरवाइज लर्निंग से काफ़ी ज़्यादा हमने उसके एडवांसमेंट देखे, फिर अभी मोस्टली लास्ट डिकेड में स्पेशली टेक्स्ट और इमेजेस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है ऑन अनस्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज हो सकता है, रिलेटिव डिसएडवांटेजेस, कि ये डिसीजन ट्री से थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि हमको ट्रेन करने में लिए न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। लेकिन और एक बेनिफिट क्या है कि जो ट्रांसफ़र लर्निंग्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि से हमारे पास कुछ काफ़ी छोटा डेटा पॉइंट है और जिसके लिए हमको मॉडल बिल्ड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ऑलरेडी सिमिलर एप्लीकेशन होगा तो उनके वेट्स बारो करके बस वो यूज़ कर सकते हैं टू ट्रेन आवर मॉडल, ठीक है। तो हम ट्रांसफ़र लर्निंग का यूज़ करेंगे तो एक छोटे डेटा सेट पे भी हमारे पास एक पावरफुल न्यूरल नेटवर्क आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हमारे पास ये 2 पावरफुल मॉडल है मशीन लर्निंग मॉडल, एक तो डिसीजन ट्री और दूसरा न्यूरल नेटवर्क। तो डिसीजन ट्री स्ट्रक्चर डेटा पे काफ़ी अच्छे से वर्क होता है और काफ़ी फास्ट है, राइट। उसके कॉन्ट्रास्ट न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा पे दोनों पे वर्क होता है, थोड़ा स्लो है, लेकिन हम वहाँ पे ट्रांसफ़र लर्निंग जैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी हमने ये लास्ट मंथ में जो भी लेक्चर्स डिस्कस किए उससे हमारे पास ये 2 मोस्ट पावरफुल हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में या AI में जो भी टूल है उसके बारे में आपको होपफुली अच्छा आइडिया आया होगा, और फिर होपफुली आप उनका यूज़ करके आप आपके नए मॉडल या नए एप्लीकेशंस बना पाएंगे, ठीक है।